देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की हेडलाइंस पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं क्या है हमारी आज की खास ग्रीन टिप। चने के लिए जो मिट्टी है वो दोमट या मटियार और राकर, मार और पड़वा ये भूमि पाई जाती हैं जिनमें चना बहुत अच्छा होता है। हमारे वातावरण में 70% नाइट्रोजन रहती है और वो जब बरसात होती है तो बरसात के द्वारा पानी में घुल करके जमीन में आती है और इससे हमें नाइट्रोजन प्राप्त होती है। चना एक जो है वो दलहनी फसल है। दलहनी फसल की जड़ों में यदि हम जड़ उखाड़ करके देखें तो उसमें छोटे छोटे दाने से दिखाई देते हैं। ये दाने हैं, इनके अंदर वातावरण की नाइट्रोजन को इकट्ठा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को वातावरण से इकट्ठा करके मृदा को प्रदान करते हैं। तो आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अब नजर डालते हैं आज की जरूरी हेडलाइंस पर। नीति आयोग और खाद्य एवं कृषि संगठन ने लॉन्च की इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक। किसानों की आय बढ़ाने का हुआ उल्लेख। सत्याग्रह के 105 साल बाद चंपारण में लौटेगी नील की खेती, संवरेगी चंपारण के किसानों की किस्मत। किसान एक्सप्रेस के बंद होने से चिंता में केला उत्पादक किसान। 31 मार्च को बंद कर दी जाएगी ट्रेन। बीते दिन दिल्ली में आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पाथवेज फॉर एनहांसिंग फार्मर्स इनकम, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल फूड एंड फार्म सिस्टम नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO द्वारा किया गया, जहां पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। स्प्रिंगलर द्वारा प्रकाशित की गई इस किताब में नीति आयोग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय संवाद की विमर्श प्रक्रिया और 2019 से लेकर अब तक FAO द्वारा किसानों के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं उनके परिणामों के बारे में लिखा गया है। इस दौरान कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के कामों की तारीफ करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों, मेहनती किसानों और कृषि वैज्ञानिकों समेत सभी हितधारकों की कोशिश के चलते ही आज हम कृषि के क्षेत्र में देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके अलावा कार्यक्रम में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस पुस्तक में भारतीय कृषि में बदलाव, संरचनात्मक सुधार और शासन, आहार विविधता, पोषण और खाद्य सुरक्षा, कृषि में जलवायु जोखिम प्रबंधन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार आदि कृषि से जुड़े कई विषयों को शामिल किया गया है। बिहार में एक बार फिर किसान नील की खेती कर सकेंगे। जी हां, दरअसल चंपारण सत्याग्रह के करीब 105 साल बीत जाने के बाद अब एक बार फिर से सरकार द्वारा किसानों को नील की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आपको बता दें कि केरल की एक नील बनाने वाली कंपनी ने सरकार से करार किया है कि वो नील की खेती करने वाले किसानों से करीब 60 रुपए किलो की दर से नील के पौधों की सूखी पत्तियां खरीदेगी। खास बात यह है कि ऐसे किसान जो नील की खेती करने के इच्छुक हैं, उन्हें नील के पौधे भी कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको बता दें कि बीते कुछ सालों में प्राकृतिक नील की मांग में काफी तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसके नतीजतन ही बिहार सरकार द्वारा केरल की कंपनी से करार किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि नील की बुआई या तो मार्च के आखिरी सप्ताह में या फिर अप्रैल के शुरुआती दिनों में की जाती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि फसल की 3 कटिंग होने की वजह से इसकी खेती से कम लागत में ज्यादा मुनाफा होता है। इसकी 90 से 100 दिनों में पहली कटिंग होती है। जमीन से 6 इंच छोड़े पौधे की कटिंग कर प्लास्टिक या तिरपाल पर बिछाकर एक दिन के लिए इसे छोड़ दिया जाता है। अगले दिन डंडे के बल से पत्तियां झाड़ी जाती हैं। बाद में
में पत्तियों को सुखाकर कंपनियों को भेज दिया जाता है। इसके बाद दूसरी और तीसरी कटिंग 45-45 दिनों के अंतराल पर की जाती है। आपको बता दें कि कंपनी ने बिहार में सबसे पहले भोजपुर यानी कि आरा में ही नील की खेती का प्रयोग कराया है। अगर भोजपुर का प्रयोग सफल रहा तो अन्य जिलों में भी अगले साल से नील की खेती शुरू हो सकती है। इसके लिए कंपनी ने गया, पटना और चंपारण के कुछ किसानों से भी संपर्क किया है। 2020 में जब देश में पहली बार कोरोना के मामले सामने आए थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और कितनी ही जिंदगियों पर इसका असर पड़ेगा। नुकसान सबने झेला, हाँ, मगर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा हमारे किसान भाई बहनों को, क्योंकि किसानों को सोने सरीखे अपनी फसलों को ही सड़कों पर फेंकना पड़ा। मगर किसानों की इसी परेशानी को देखते हुए भारत सरकार ने रेलवे विभाग की पहल पर किसान एक्सप्रेस की शुरुआत की थी। ऐसे में जलगांव किसान एक्सप्रेस ने साल भर केले की ढुलाई की। केला ट्रांसपोर्ट को भी किसानों का अच्छा रिस्पांस मिलता रहा। हालांकि अब ये किसान एक्सप्रेस 31 मार्च को बंद हो रही है। ऐसे में अब मध्य प्रदेश के केला उत्पादक इस बात से काफी परेशान हैं और मांग कर रहे हैं कि इसे चालू रखा जाए, क्योंकि इससे किसानों को काफी फायदा पहुंच रहा है। बता दें कि ईंधन की आसमान छूती कीमतों के कारण सावदा से दिल्ली के ट्रक का किराया 580 रुपए प्रति क्विंटल है। ट्रेन के किराए और मालवाहक ट्रक के किराए में बड़ा अंतर है। किसान एक्सप्रेस बंद हुई तो केले की कीमतों पर भी इसका यकीनन असर पड़ेगा। सावड़ा रेलवे स्टेशन से 1 साल से ट्रेन में केले का परिवहन चल रहा है। 12 जनवरी 2021 से फरवरी 2022 तक सावड़ा रेलवे स्टेशन से कुल 284 ट्रेनें पूरी की जा चुकी हैं। 13 महीने की इस अवधि में कई टन केले सावड़ा से दिल्ली भी भेजे गए हैं। इससे रेलवे को 36 करोड़ रुपए का राजस्व भी मिला है। हर रविवार और बुधवार को केले का परिवहन शुरू किया जाता है। यही नहीं, किसान एक्सप्रेस ने पिछले महीने ही 1000 फेरे भी पूरे कर लिए हैं और इससे रेलवे को भारी राजस्व मिला है। हालांकि रेल विभाग द्वारा ये कहा गया है कि वरिष्ठ स्तर को इसे चालू रखने का प्रस्ताव भेजा गया है। रेलवे सूत्रों के अनुसार वरिष्ठ स्तर से हरी झंडी मिलने पर केले का नियमित परिवहन फिर से शुरू कर दिया जाएगा। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की छोटी बड़ी अपडेट्स पर भी। इस बार मार्च के महीने में ही गर्मी और लू ऐसे सता रही है जैसे मई का महीना हो। जैसे जैसे ये महीना बीत रहा है, गर्मी भी अपने चरम पर पहुंचती जा रही है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं ने हर किसी को अभी से परेशान कर दिया है। ऐसे में आम आदमी से ज्यादा परेशान किसान हो रहे हैं, क्योंकि किसानों को केवल गर्मी से ही नहीं निपटना, बल्कि इस बढ़ती गर्मी में चिंता तो फसलों की है। कई जगह रबी फसलों की कटाई हो रही है तो कहीं पर सब्जियां लगाई जा रही हैं। अब ऐसे में गर्मी अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ी तो फसलें भी गर्मी का सितम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और खराब होने लगेंगी। तो इसलिए कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि वो देखभाल कर जल्द से जल्द अपनी फसलों का सही प्रबंधन कर लें। पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी किसान गर्मी से परेशान हैं। जम्मू कश्मीर में तो 76 साल तक पुराना रिकॉर्ड ही टूट गया है। गुजरात कहने को तो ड्राई स्टेट है, मगर देखा जाए तो अब वहां गांजा और अफीम की खेती काफी बड़े स्तर पर की जाने लगी है। दरअसल हाल ही में राज्य पुलिस के 2019 से 2021 के बीच के आंकड़े बताते हैं कि यहां पर 12 करोड़ रुपए मूल्य का 14,258 किलोग्राम गांजा इन 2 सालों में जब्त किया गया है। यही नहीं, पुलिस ने 77 लाख रुपए मूल्य की 1,803 किलोग्राम अफीम भी जब्त की है। इसका मुख्य कारण ये है कि इन दोनों ही नशीले पदार्थों की खेती राज्य भर के विभिन्न क्षेत्रों में की गई थी। आंकड़े ये भी बताते हैं कि गांजे और अफीम की खेती में भी भारी उछाल आया है। 2019 में लगभग 3,558 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था, जबकि 2021 में यह आंकड़ा 9,102 किलोग्राम था, जिस वजह से पुलिस अब जगह जगह छापेमारी कर रही है और अफीम गांजा की खेती करने वाले किसानों को गिरफ्तार भी कर रही है।
भाजपा किसान मोर्चा ने अपनी छत्तीसगढ़ कार्य समिति की बैठक का आयोजन भाजपा कार्यालय कमल सदन में किया। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मोर्चा पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भूपेश सरकार में किसानों को स्थायी बिजली कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, नशे का कारोबार बढ़ गया है और इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसान परिवारों को हुआ है। स्कूल कॉलेज की नई स्थापना नहीं हो रही, सड़कें नहीं बन रही, खनन माफियाओं के चंगुल में प्रदेश है और इससे प्रदेश की 80% आबादी जो कि कृषि काम में लगी है वही सबसे ज्यादा पीड़ित है। तो उन्होंने इस माफिया सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मोर्चा कार्यकर्ताओं को सड़क की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। मुजफ्फरनगर के भाकियू जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सिवाया टोल प्लाजा पर धरना दिया और जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद टोल की सभी 12 लेन को फ्री करा दिया गया, जिसकी वजह से प्रशासन को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दरअसल मुजफ्फरनगर के महावीर चौक के निवासी भाकियू कार्यकर्ता विशाल अपने घर से मेरठ जा रहे थे। इस बीच उनकी कहासुनी टोल प्लाजा के कर्मचारी से हो गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर भाकियू मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष योगेश शर्मा के संग 2 दर्जन से ज्यादा कारों में कार्यकर्ता सिवाय टोल प्लाजा पहुंच गए और वहां पर नारेबाजी की। कर्मचारी के कान पकड़कर माफी मांगने के बाद भी वो नहीं माने और उसके बाद इस बात पर अड़ गए कि टोल को फ्री कराया जाए, जिसके बाद भीड़ को देखते हुए टोल को मजबूरी में फ्री कराया गया, लेकिन इसकी वजह से प्रशासन को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। पन्ना में जिला स्तरीय किसान संगठन की बैठक का आयोजन समर्थन संस्था के सहयोग से किया गया था। इस बैठक में पन्ना जनपद की लगभग 30 गांव से 39 किसान शामिल हुए। सभी किसानों से इस बैठक में जिला स्तरीय किसान विकास समिति का गठन किया व 7 सदस्यों को किसान से जुड़े मुद्दों के दायित्व भी सौंपे गए। सभी किसान सदस्यों ने चयनित टीम का टीका रंग लगाकर स्वागत किया और किसान हितैषी जिला बनाने को लेकर संकल्प का स्वागत भी किया। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।